प्रिय विद्यार्थियों, राजऋषि बर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर जे.सी. नारायणन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बांसुर, आप सभी लोगों को इस चर्चा में सम्मिलित करता हूं कि संस्कृत विषय के प्रथम वर्ष के बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र में कौन कौन सी पुस्तकें सम्मिलित की गई है, उनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का किस तरह से जवाब देना है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रथम प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 अंकों का है और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंकों की आवश्यकता होती है। अतः 36 अंक पास होने के लिए लाना आवश्यक है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम रखा है दृश्य एवं श्रव्य काव्य। कुछ काव्य ऐसे होते हैं जो केवल सुने जाते हैं, पद्यात्मक होते हैं और उनकी विषय वस्तु उन्हीं पद्यों में सम्मिलित होती है। उन पद्यों का भाषा की दृष्टि से भी अध्ययन किया जाता है और विषय की दृष्टि से भी अध्ययन किया जाता है। दोनों प्रकार से अध्ययन करने के लिए उन श्रव्य काव्यों की विशिष्ट परीक्षा ली जाती है। और श्रव्य काव्य के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में दृश्य काव्य भी होते हैं। दृश्य काव्य का अभिप्राय है जो सुनने के साथ साथ देखे भी जाते हैं। इस विधा में संस्कृत वाङ्मय में नाटक सम्मिलित किए जाते हैं। नाटक का अभिप्राय है नट यानी अभिनेता, जो कुछ भी अभिनय करता है उसे नाटक कहा जाता है। अतः दृश्य काव्यों में नाटक, प्रकरण, भाण इत्यादि रूपक के 10 भेदों को सम्मिलित किया जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र केवल परिचयात्मक रूप में है, जिसमें संस्कृत साहित्य के विविध विधाओं को हम अध्ययन के रूप में सम्मिलित करेंगे। सबसे पहले जो पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है या नाटक है, वो है स्वप्नवासव दत्तम, महर्षि भास के द्वारा, महाकवि भास के द्वारा रचित स्वप्नवासव दत्तम नामक नाटक। इस नाटक के कुल अंक 25 अंक हैं। इन 25 अंकों में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले तो लघुत्तरात्मक प्रश्न और दूसरे व्याख्यात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में एक शब्द या 15 शब्दों में उनका आंसर दिया जाता है और विवरणात्मक व्याख्यात्मक जो प्रश्नों में किसी एक पद्य की सप्रसंग व्याख्या करनी आवश्यक होती है। इस रूप में इस ग्रंथ में स्वप्नवासव दत्तम में जो भास का महनीय नाटक है, उसमें जो अध्ययन क्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि 7 अंकों में विभाजित इस प्रश्न पत्र में मूल रूप से नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण और उसके साथ साथ कथा वस्तु का भी अध्ययन किया जाएगा। स्वप्नवासव दत्तम में लघुत्तरात्मक प्रश्न 3 आएंगे, जिनके 3 अंक, प्रत्येक के 2 अंक हैं। कुल मिलाकर के 6 अंक लघुत्तरात्मक प्रश्नों के हैं। और व्याख्यात्मक प्रश्नों में 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 व्याख्याएं करनी होगी। यानी प्रश्न पत्र में 4 पद्य दिए जाएंगे, जिनमें से आंतरिक जो विकल्प है उसके अनुसार केवल 2 व्याख्याएं करनी आवश्यक होगी तथा एक जो है विवरणात्मक प्रश्न दिया जाएगा, जो विषय से संबंधित होगा, विषय का विश्लेषण उसमें किया जाना अपेक्षित होगा। उसके लिए 7 अंक निर्धारित किए हैं। तो कुल मिलाकर के लघुत्तरात्मक प्रश्नों में 6 अंक तथा पद्यों की व्याख्या के लिए 12 अंक तथा विस्तृत विवरणात्मक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित है।
इनको जोड़ने पर कुल 25 अंकों का यह नाटक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा इसमें जो टेक्स्ट बुक है वह नीति शतकम, महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम, यह दूसरा ग्रंथ अध्ययन क्रम में है। यह एक नीति काव्य है अथवा इसको मुक्तक काव्य भी कहा जाता है। यह कुल 30 अंकों का है। इसमें अंक विभाजनों में सबसे पहले लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। लघुत्तरात्मक 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। इस रूप में कुल 6 अंकों के लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। व्याख्यात्मक प्रश्नों में एक प्रश्न व्याख्या के लिए है जो कि 10 अंक उसके लिए निर्धारित है। एक विवरणात्मक प्रश्न है, उसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं तथा एक प्रश्न इसमें विस्तृत व्याख्या के लिए है, उसके लिए भी 7 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार इस पुस्तक में से या इस नीति काव्य में से 6 अंक के लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और 24 अंक के विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 24 + 6 कुल मिलाकर के 30 अंकों का यह ग्रंथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो रघुवंश प्रथम सर्ग, महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश का प्रथम सर्ग पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसमें भी 3 तरह के प्रश्न होंगे। प्रथम तरह के प्रश्न में लघुत्तरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंकों का है, कुल 3 प्रश्न हैं। इस प्रकार 6 अंकों के लघुत्तरात्मक प्रश्न है। और व्याख्यात्मक प्रश्नों में 2 व्याख्याएं करनी अपेक्षित है। प्रत्येक व्याख्या 6 अंकों की है, कुल मिलाकर के 12 अंक व्याख्या के लिए निर्धारित है। और एक विवरणात्मक प्रश्न है जो एक प्रश्न आएगा आंतरिक विकल्प, यानी कुल 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से एक प्रश्न करना अपेक्षित है और आंतरिक विकल्प के साथ वह एक प्रश्न 7 अंकों का होगा। इस प्रकार इस पुस्तक रघुवंश के प्रथम सर्ग में लघुत्तरात्मक प्रश्न के अंक 6 हैं, व्याख्यात्मक प्रश्नों के अंक 12 हैं और विवरणात्मक प्रश्नों के अंक 7 हैं। कुल मिलाकर के 25 अंकों का यह ग्रंथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रांसलेशन, अनुवाद, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत, क्योंकि संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो 20% अंकों का संस्कृत माध्यम से प्रश्न आने अनिवार्य हैं। इस संकल्प के साथ इसमें संस्कृत से हिंदी के लिए 10 अंक हैं और हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन के लिए भी 10 अंक हैं। कुछ वाक्य दिए जाएंगे, 10 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें 5 वाक्य आपको संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करने, अनुवाद करना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी के 10 वाक्य दिए जाएंगे जिनमें से कोई से 5 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। उनके लिए भी प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार कुल 10 अंक देय हैं। कुल मिलाकर के 25 अंकों की स्वप्न वासव दत्तम, 30 अंकों का नीति शतकम भर्तृहरि के द्वारा रचित है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश प्रथम सर्ग जिसके 25 अंक निर्धारित हैं और अनुवाद हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी, इसमें प्रत्येक के लिए 10-10 अंक दिए हैं। कुल मिलाकर के ये सारे पूर्णांक 100 के होते हैं। 100 पूर्णांकों में से प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, लेकिन उन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के तौर पर 50% छूट के साथ, विकल्प के साथ आपको वो प्रश्न करने हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के लिए आपके लिए 2 अंक निर्धारित है। इस प्रकार इन ग्रंथों के अध्ययन क्रम में हमें 3 विधाओं का सहारा लेना पड़ेगा। प्रथम विधा तो है
कि इनके भूमिका के अध्ययन के साथ साथ मूल ग्रंथ में जितने भी जो पात्र आते हैं या प्रकृति वर्णन आता है या अन्य जो अलंकार छंदों का प्रयोग किया जाता है, उनसे संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा इनमें आए जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों की व्याख्या पूछी जाएगी। श्लोकों की व्याख्या के लिए उनके लिए संदर्भ और प्रसंग लिखना आवश्यक है। संदर्भ और प्रसंग सहित ही श्लोकों की व्याख्या वहाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त विवरणात्मक प्रश्नों में उस ग्रंथ में आगत जो विषय वस्तुएं विषय सामग्री है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाषा के तौर पर उनके भाषा की संरचना, काव्य शैली, अलंकारों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग इत्यादि से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और दूसरे प्रश्न विषय से संबंधित हो सकते हैं कि इस ग्रंथ में किस विषय का विवेचन किया गया है, किनका संवाद है, अथवा राजनीति के विषय में इनके क्या विचार है, अथवा किसी पात्र का चरित्र चित्रण या फिर प्रकृति वर्णन या फिर उसमें जो है किस अन्य विधा का प्रयोग किया गया है, उससे संबंधित प्रश्नों का सम्मिलित किया जाता है। तो विवरणात्मक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें उस ग्रंथ का संपूर्ण अध्ययन करना अनिवार्य है। ग्रंथ के अध्ययन के लिए सबसे पहले हमें संस्कृत, चूँकि संस्कृत एक भाषा है, तो भाषा के आधार पर उसका विभिन्न प्रकार का अध्ययन अपेक्षित है। यदि किसी श्लोक की हम व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या में उसमें निहित जो अनुवाद है, अनुवाद के साथ उस कवि का जो मंतव्य है जिसको कि भावार्थ कहा जाता है, उस भावार्थ सहित ही उसका अनुवाद करना अपेक्षित है। यह तो केवल उस विषय से संबंधित अध्ययन हुआ। व्याख्या में पहला तत्व जो आ गया है वो विषय से संबंधित व्याख्या हो गई। उस व्याख्या के साथ साथ उसकी भाषाई संरचना क्या है। भाषागत संरचना में व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण है। व्याकरण के विभिन्न बिंदु हैं, जैसे संधि है, समास है, कारक है, कृदंत है, तद्धित है। इनसे संबंधित कोई शब्द वहाँ पर है तो उनका व्याकरणिक दृष्टि से संधि विच्छेद या समास विच्छेद या तद्धित के पदों को निर्वचन करके प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा व्याख्या के अंतर्गत। तो पहला तो अनुवाद, भावार्थ सहित अनुवाद हो गया। दूसरा उसमें बिंदु हो गया टिप्पणियाँ, जिसमें व्याकरणिक दृष्टि से अध्ययन। तीसरा अध्ययन होता है काव्य शास्त्रीय अध्ययन। काव्य शास्त्रीय अध्ययन में भाषा शैली कैसी है, उसकी रीति कौन सी है, गुण कौन सा है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, इन सभी का समग्र अध्ययन करके संबंधित श्लोक से संबद्ध जितना भी काव्य शास्त्रीय प्रयोग है उसको यहाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उसको प्रस्तुत करने के साथ साथ उसका विशेष कोई जो ध्यान आकर्षण करने की बात है वह विशेष बात भी वहाँ लिखना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रत्येक व्याख्या में 4 बिंदु सम्मिलित होते हैं। पहला बिंदु हो गया संदर्भ और प्रसंग, दूसरा बिंदु हो गया व्याख्या जिसको कि भावार्थ सहित अनुवाद कहते हैं, और तीसरा आ गया बिंदु टिप्पणियाँ। उन टिप्पणियों में पहली टिप्पणी व्याकरणात्मक टिप्पणी और दूसरी भाषा शास्त्रीय टिप्पणी और तीसरी हो गई है काव्य शास्त्रीय टिप्पणी। इस तरह से एक व्याख्या संपूर्ण होती है। इसमें प्रत्येक विधा के लिए परीक्षा में अंक निर्धारित किए जाते हैं। संदर्भ और सहित प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए किसी एक व्याख्या के लिए मान लीजिए 10 अंक निर्धारित है एक व्याख्या के लिए, तो उसमें प्रथम जो सोपान है यानी संदर्भ सहित प्रसंग प्रस्तुत करने पर 2 अंक देय होते हैं। फिर उसकी भावार्थ सहित अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए 6 अंक देय होते हैं। इसके बाद 2 अंक व्याकरणात्मक टिप्पणी और काव्य शास्त्रीय टिप्पणी के लिए देय होते हैं। इस प्रकार अगर समग्र रूप में व्याख्या प्रस्तुत की जाती है तो संपूर्ण पूर्णांक यानी 10 में से अंक देय होते हैं।
विवरणात्मक प्रश्नों में जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी भूमिका या विषय प्रवेश या प्रसंग, उसके लिए या प्रस्तावना, उसके लिए 10 में से 2 अंक दिए होते हैं कि आप किसी भी विषय को प्रस्तुत करने पर उसकी पहले पूर्व भूमिका या पूर्व पीठिका प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए 2 अंक दिए होते हैं। इसके बाद मूल विषय की विवेचना आवश्यक है। मूल विषय की विवेचना संबंधित ग्रंथ के संदर्भों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो संदर्भित ग्रंथ के जितने भी जो संदर्भ है, कोटेशंस हैं या श्लोक हैं या उसमें कही हुई जो बात है, रेखांकन करने योग्य जो बात है, उसको वहाँ प्रस्तुत करते हुए विषय का विवेचन दूसरे भाग में प्रश्न के उत्तर में दिया जाना अपेक्षित होता है। तो इस प्रकार उन प्रश्नों का उस तरह से विवेचनात्मक उत्तर में संदर्भ सहित विषय विवेचन आवश्यक है। तीसरा जो भाग होता है विवरणात्मक प्रश्नों का, वह होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष का अभिप्राय है कि जो विवेचन किया गया है या जो कवि ने जो मंतव्य प्रकट किया है, जो उस संबंधित पुस्तक में विवरण दिया गया है, वह कितना मैं समझा हूँ या मेरी दृष्टि में वह किस प्रकार का है, इस विवरण को प्रस्तुत करना निष्कर्ष कहलाता है। निष्कर्ष में व्यक्ति या अध्येता या छात्र या विद्यार्थी उन समग्र अध्ययन से क्या अभिप्राय समझा है और उसका संक्षिप्त किंतु सारगर्भित स्वरूप प्रस्तुत करता है, उसको हम निष्कर्ष कहते हैं। इस प्रकार विवरणात्मक प्रश्नों के 3 अंग हो गए। पहला तो भूमिका, प्राक्कथन या पूर्व पीठिका, दूसरा हो गया मुख्य विषय का विवेचन और तीसरा हो गया निष्कर्ष। इसमें चाहे तो मुख्य विषय के विवेचन में भी सब पॉइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है बहुत प्रश्नों में इस तरह के विवरण होते हैं। जैसे मान लो किन्हीं पात्रों का चरित्र चित्रण हुआ तो शारीरिक उसके स्वरूप के विषय में, उसके जो व्यवहार के विषय में, उसके कार्यों का मूल्यांकन या फिर उसके जो है क्या योगदान दिया है किसी भी क्षेत्र में, उसके विवेचन करना अपेक्षित होता। तो वो सब पॉइंट्स भी उसमें विषय विवेचन में दिए जा सकते हैं। और इस विवेचनात्मक प्रश्न का अंतिम बिंदु होता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष पर सबसे ज़्यादा ध्यान जो है परीक्षकों का होता है, क्योंकि वह उस विद्यार्थी का स्वयं का मूल्यांकन होता है। और जो वह स्वयं मूल्यांकन जब करता है तो उसकी भाषा सौष्ठव और विषय को समझने की प्रवृत्ति वहाँ पर द्योतित की जाती है। इस रूप में विवेचनात्मक प्रश्न किसी भी ग्रंथ के अध्ययन के समग्र मूल्यांकन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए छात्रों को उसके लिए उस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम जो प्रश्न है वो 2 भागों में विभक्त है। अनुवाद। अनुवाद का अभिप्राय है संस्कृत से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। भाषा चूँकि संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं तो यह अपेक्षित होगा कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना हम जानें और हिंदी से भी संस्कृत में अनुवाद करना जानें। दोनों प्रकार से अगर हम अध्ययन करेंगे तो किसी भी भाषा के मर्म तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए 10-10 अंकों का निर्धारण किया गया है। इससे इस विधा का अध्ययन करने के लिए रचनानुवाद, कौमुदी, अनुवाद चंद्रिका इत्यादि ग्रंथ जो है उपलब्ध हैं और उन ग्रंथों में अभ्यास किया जाता है। अभ्यास का अभिप्राय है कि एक और उनके नियम पढ़े जाते हैं और उनसे संबंधित जो विषय सामग्री है उसको पढ़ा जाता है, फिर उसके अनुसार अभ्यास किया जाता है। इन वाक्यों को हम संस्कृत से हिंदी में बदलेंगे या हिंदी से संस्कृत में अनुदित करेंगे। इस प्रकार अनुवाद करने से हमें उस भाषा के सौष्ठव का पता होता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक ही पदार्थ के अनेक नाम हैं या अनेक पदार्थों का एक नाम है। तो वहाँ पर एक पदार्थ का जब अनेक स्थान पर वर्णन करते हैं तो वो किस संदर्भ में वर्णन है, किस प्रकार का वर्णन है, ये सारी बातें वहाँ मूल्यांकन की जाएगी। इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र में परीक्षकों ने बहुत ही सावधानी से दृश्य एवं श्रव्य काव्यों को रखा ताकि संस्कृत के प्रारंभिक अध्ययन का समुचित ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए
मैं इस कार्य को, इस व्याख्यान को, प्रथम व्याख्यान को आपके यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि इस व्याख्यान में हमने ये जाना कि किसी भी भाषा के अध्ययन के लिए कुछ निर्धारित किया जाता है, और इस प्रथम प्रश्न पत्र में दृश्य एवं श्रव्य कार्यों का निर्धारण किया गया है, जो कि विषय प्रवेश के लिए संस्कृत जैसे अथाह जो विषय का सागर है उसको संक्षिप्त करने के लिए इन ग्रंथों को रखा है चयन के तौर पर, ताकि हम संस्कृत के प्रारंभिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अब आपको गृह कार्य के लिए कुछ संकेत में दे रहा हूँ। आपको नाटक और खंड काव्य, गीति काव्य, नीति काव्य तथा मुक्तक काव्य तथा अनुवाद इत्यादि के लिए अभ्यास करने आवश्यक है। आप रचनानुवाद कौमुदी नामक ग्रंथ है, उसमें प्रथम अभ्यास कर सकते हैं। उन अभ्यास में 10 आपको वाक्य दिए जाएंगे, लेकिन उस वाक्यों को देने से पूर्व आपको उनके प्राथमिक तौर पर जो अध्ययन करना है वो आपको करना चाहिए।